डायलिसिस। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग कृतिका, साक्षी, रंजना, गुड इवनिंग। एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी सम अदर थिंग्स ओवर है। तो ये सब चीज हमने कल के क्लास में देखी थी। हमने इवन देखा था ग्लाइकोसोयूरिया, दैट सिंपली मींस कि अगर किसी को डायबिटीज हुआ होगा, अगर किसी को लाइक डायबिटीज मिलेटस हुआ होगा, देन यू विल हैव अ इशू ऑफ अ ग्लाइकोसोयूरिया। तो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ और चलिए फिर हमारी आज की कहानी देखते हैं कि आज के क्लास में आज हमें क्या देखना है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए लेट्स हैव अ लुक। सो डायबिटीज इंसिपिडस भी हमने देख लिया था। वी हैव सीन द यूरेमिया एंड वी हैव सीन नेफ्राइटिस। ये सारे कंडीशंस हमने देख लिए थे एंड आई होप ये सारे आपको यहाँ पे समझ आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। अगर किसी को रेनल फेलियर होता है, अगर किसी का किडनी डैमेज बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक अगर हो जाता है, देन इन दैट केस पता है क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस यू विल हैव टू गो फॉर द हीमोडायलिसिस। अगर किसी का किडनी डैमेज अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, देन दैट पर्सन हैज टू अंडरगो हीमोडायलिसिस। तो उसको वहां पे हीमोडायलिसिस कराना पड़ सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट में हीमोडायलिसिस की हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें होता क्या है एंड इसके अंदर आप बेसिकली आप क्या करते हो। So when we discuss as a hemodialysis, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आपका ये हीमोडायलिसिस आपका किया जाएगा, इसके अंदर आप बेसिकली आपके ब्लड को बाहर निकाल रहे हो पेशेंट में से, फिल्टर कर रहे हो और उससे वापस से आप पेशेंट के अंदर आप रिलीज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट यू डू इन द हीमोडायलिसिस कि ब्लड को बाहर निकाला आपने पेशेंट में से, फिल्टर किया उसे और उसे वापस से आपने पेशेंट के अंदर आपने उसे रिलीज कर दिया। हीमोडायलिसिस के लिए एक और यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे यू आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। इसके लिए हम एक और टर्म यहाँ पे यूज कर लेते हैं कई बार। सो इंस्टेड ऑफ हीमोडायलिसिस वी आल्सो यूज देयर इज अ नीड ऑफ अ आर्टिफिशियल किडनी। सो जब मैं कह रहा हूँ देयर इज अ नीड ऑफ अ आर्टिफिशियल किडनी, जब मैं कहता हूँ कि किसी को आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है, तो समझ जाना मैं यहाँ पे हीमोडायलिसिस की ही बात कर रहा हूँ। और अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो ये भी समझ जाना कि किडनी आपकी काम नहीं करी, किडनी आपकी बहुत खराब हो चुकी है, इट हैज गॉट लाइक इट इज अ रेनल फेलियर का केस है आपके सामने। अगर रेनल फेलियर का केस आपके सामने होता है, देन यू हैव टू अंडरगो फॉर अ हीमोडायलिसिस, राइट। तो अब इसमें आप करते क्या हो? बेसिकली ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस व्हाट यू डू ना, कि आप ब्लड को निकालते हो बाहर। सो आप ब्लड को कहां से बाहर निकालोगे? From the renal artery, the blood is taken out. So from the radial artery, sorry, from the radial artery, मतलब आप अपने पेशेंट को बुलाओगे, लेटाओगे, उसके रेडियल आर्टरी में से द ब्लड विल बी टेकन आउट। इसमें से आप ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हो। सो फ्रॉम दिस द ब्लड इज बीन एक्सट्रैक्टेड। इसमें से आप ब्लड को निकालते हो। अब जब ये ब्लड को निकालते हो तो एक ट्यूब होती है। सो द ब्लड विल पास थ्रू अ ट्यूब। सो एक ट्यूब होती है और उस ब्लड के थ्रू, उस ट्यूब के थ्रू आपका ब्लड पास होगा। तो ये जो आपने ब्लड निकाला है, ये आपका एक ट्यूब से निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके रेडियल आर्टरी में से आपने ब्लड निकाला, सो इट विल पास थ्रू अ ट्यूब। और अब क्या होगा? ये ट्यूब थोड़ी सी अजीब बन गई, इसको हम थोड़ा सा सही से बनाते हैं। सो यहाँ पे आपका ट्यूब हम बना रहे हैं। सो दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो आपने यहाँ पे ट्यूब आपने बाहर निकाली, जहां से जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो करेगा, अब ये ट्यूब कहाँ पे जाएगी? नाउ दिस ट्यूब विल गेट इट इनटू द डायलिसिंग यूनिट। तो आपका यहाँ पे एक यूनिट बना के आपने रखा होता है। देयर इज अ यूनिट आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर एंड दैट यूनिट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डायलिसिंग यूनिट। तो यहाँ पे एक यूनिट आपका होता है एंड दैट यूनिट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डायलिसिंग यूनिट, या फिर अपन इसे इवन कह सकते हैं डायलाइजर। डायलाइजर इसे भी आप इसे कह सकते हो, या इवन आप इसे कह सकते हैं डायलिसिंग यूनिट। तो इसे हम कहते हैं डायलाइजर, हम इसे यहाँ पे टर्म नहीं देते। तो ये एक बॉक्स है, एक चेंबर, एक टब है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डायलाइजर। तो यहाँ पे होता क्या है? तो आप याद रखना कि आपने जो ट्यूब से अपना आपकी जो ट्यूब बाहर निकली यहाँ पे, उसके अंदर आपका ब्लड होगा और यही ट्यूब आपकी एंटर करेगी आपके इस चेंबर के अंदर या इस डायलाइजर के अंदर। तो इस डायलाइजर के अंदर होता क्या है? सो दिस डायलाइजर विल हैव अ फ्लूइड। दिस dialyzer will have the fluid। तो इसके अंदर एक आपको एक अलग टाइप का आपको यहाँ पे फ्लूइड मिलेगा और जो फ्लूइड आपको यहाँ मिलता है इज माय डायलिसिंग फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड। सो यू विल हैव अ फ्लूइड इनसाइड दैट एंड दैट्स कॉल्ड माय डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड।
अब ये फ्लूइड क्या होता है? अब ये जो अंदर यहाँ पे एक टब है और इस टब में जो आपने यहाँ पे जो फ्लूइड रखा हुआ है, इस फ्लूइड के अंदर कोई भी आपका वेस्ट नहीं होता. दिस फ्लूइड विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वेस्ट. इसके अंदर कोई भी आपका वेस्ट कंटेंट नहीं होता. इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही होता है जैसे आपका प्लाज्मा का होता है. द वे यू हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ना इन योर ब्लड, वैसे इसका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा. इट वोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक एक्सक्रीटरी वेस्ट. इसमें सिर्फ एसेंशियल चीजें आपकी मिल जाती है एंड वाटर विल बी सीन इन द फ्लूइड. तो आपके जो फ्लूइड आपका है, हमने इसे एक टब में रखा हुआ है. इस टब को हम बोलेंगे यहाँ पे डायलाइजर, और इसके अंदर अब मेरी यहाँ पे ट्यूब एंटर करेगी. अब आपको एक चीज आती है, जो ट्यूब यहाँ पे एंटर करती है, जो ट्यूब आपको यहाँ पे मिलेगी, दिस ट्यूब ओवर हियर, यहाँ पे जब वो एंटर कर जाती है ट्यूब, तो इस ट्यूब को हम यहाँ पे बोलेंगे दैट ट्यूब हियर इज कॉल्ड एज माय सेलोफियन ट्यूब. तो यहाँ पे एक आपकी ट्यूब हम यहाँ पे बना रहे हैं. हमारा ट्यूब ये जो मैंने बना के रखी है आपके सामने व्हाइट कलर की, दिस ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेलोफेन ट्यूब. सेलोफेन ट्यूब. अब क्या खास बात तो होती है मेरे सेलोफेन ट्यूब के बारे में, ये होती है मेरी सेमी परमिएबल. सो सेलोफेन ट्यूब जो मेरी यहाँ पे रहेगी, दैट ट्यूब इज गोइंग टू बी माय सेमी परमिएबल. ये मेरी ट्यूब यहाँ पे रहती है मेरे यहाँ पे सेमी परमिएबल. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो ब्लड था वो आपका रेडियल आर्टरी से आपने एक ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला. ये इससे पास होगा, पास होगा, पास होगा, और फिर एंटर करेगा आपके डायलाइजिंग यूनिट के अंदर या डायलाइजर के अंदर. वहां पे आपका डायलाइजिंग फ्लूइड है, और यहाँ पे आपको जो ट्यूब यहाँ पे मिल रही है, दैट इज माय सेलोफेन ट्यूब. अब जैसे आपका ब्लड सेलोफेन ट्यूब से पास होता है, याद रखना इस ब्लड के अंदर है आपका काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल. इस ब्लड के अंदर है आपका काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल, मतलब आपका बहुत ज्यादा यूरिया, क्रेटिन और काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आपको मिलेगा. So this blood will have a huge amount of waste material will be observed. पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक सारी बातें मेरी समझ आ रही है आप सबको? यस सर. यस सर. ठीक है. कहीं पे भी लगे ना कि रिपीट करना है तो बोल देना रिपीट करना है. आपने देखा ना वो दूसरे बैच के बच्चे कैसे लाइक रिपीट करने के लिए बात बता रहे होते हैं. You have seen that, you have seen ना how vocally they tell to repeat everything. So आपको ही बताना है, अगर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा then also you have to tell me कि अगर कोई चीज रिपीट करनी होगी तो. ठीक है. तो ये आपका ब्लड यहाँ पे आ गया. ब्लड के अंदर आपके यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है. अब होता क्या है कि जैसे वो सेलोफेन ट्यूब के अंदर आपके यहाँ पे ब्लड आता है ना, तो सेलोफेन ट्यूब आपकी होती है यहाँ पे सेमी परमिएबल. सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका जो वेस्ट होता है, द एक्सक्रीटरी वेस्ट यू हैव ओवर हियर, ये आपका बाहर निकलने लगेगा यहाँ से. इट विल कम आउट इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड. तो ये आपका जो वेस्ट यहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ से बाहर निकलेगा. सो ऑल द वेस्ट व्हिच वाज देयर इन द ब्लड, वो आपका सारे के सारे यहाँ पे आपका बाहर निकल आएगा. तो जो भी आपका यूरिया होगा, क्रिएटिन होगा, जो भी आपका नाइट्रोजन वेस्ट है आपका, वो यहाँ से बाहर निकलने लगता है. ठीक है. वो आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है. तो अगर मेरा वेस्ट मेरे ब्लड से बाहर निकल जाए तो सिंपली मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है. मेरा ब्लड मेरा सेलोफेन ट्यूब से पास हुआ डायलिसिस यूनिट के अंदर, और वहां पे जानकर क्या हुआ, जो भी वेस्ट कंटेंट था मेरा यहाँ पे, वो वेस्ट कंटेंट मेरा बाहर निकल चुका है मेरे ब्लड में से. सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये मेरा वेस्ट कंटेंट बाहर निकल चुका है. अब मेरा ब्लड यहाँ पे आगे बढ़ेगा, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, एक और ट्यूब यहाँ से निकलेगी. So from here what will happen, one more tube will come out. तो यहाँ से एक और ट्यूब अब आपकी निकलती है. तो ब्लड को आपने अब यहाँ पे अपना फिल्टर कर चुके हो. So now what you have done, आप ब्लड को अपना यहाँ पे फिल्टर कर चुके हो. अब जैसे ही आपने ब्लड को अपना यहाँ पे फिल्टर कर लिया, तो अब तो आपका ब्लड क्लीन हो गया, राइट. आपने सारा वेस्ट को यहाँ पे निकाल लिया. तो यही काम होता है मेरे आर्टिफिशियल किडनी का, कि ब्लड आया आपका ट्यूब के थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू आपने निकाला, इट हैज एंटर इनसाइड द डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर वो आ गया है, एंड सेलोफेन ट्यूब जो होती है उसके थ्रू क्या होगा, आपका वेस्ट बाहर निकल जाएगा. अब जो ब्लड मेरा यहाँ पे एंटर करेगा, दिस इज अ क्लीन ब्लड. जो मेरा ब्लड यहाँ से अब आ रहा है वापस बाहर निकल के, ये तो मेरा एकदम साफ ब्लड है, मतलब इसके अंदर कोई अब वेस्ट है नहीं. तो हम क्या करेंगे, दैट ब्लड विल बी ब्रॉट बैक इनटू द बॉडी. अब ये एक और ट्यूब जो मेरे यहाँ से निकल रही है, ये ट्यूब के थ्रू आप इस ब्लड को वापस से आप बॉडी में रिलीज कर दोगे. और ये जिस वेन के अंदर इसे रिलीज किया जाता है उसे हम कहते हैं एज अ रेडियल वेन. तो यहाँ पे हमने ब्लड को बाहर निकाला, एंड देन याद रखना अब हम रेडियल वेन के अंदर उस ब्लड को हम डाल देंगे. सो रेडियल वेन के अंदर आप उस ब्लड को रिलीज कर देते हो. सो रेडियल वेन के अंदर व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर, द ब्लड विल बी रिलीज बैक इनटू द बॉडी. ठीक है. तो ये चीज है कि अब ये जो वहां से ब्लड निकल जाता है, अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि वो यहाँ से आ गया रेडियल वेन के अंदर ट्यूब के थ्रू. तो इस तरीके से आप अपने ब्लड को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, या आप अपने ब्लड को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो. और ये करने के लिए जनरली देखा गया है दैट डॉक्टर रेकमेंड करता है थ्राइस अ वीक. सो थ्राइस अ वीक यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग दिस. सो यू जनरली गेट टू सी हैपनिंग दिस. दिस हैज टू बी डन थ्राइस अ वीक. ठीक है.
और जनरली अगर एक बार अगर आप डायलिसिस कराने के लिए जाते हो, अगर आप एक बार हीमोडायलिसिस कराने के लिए जाते हो तो इट टेक्स अराउंड 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे, 5 to 6 आवर्स फॉर द डायलिसिस। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखना। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी व्हाट इज बीन हैपनिंग। ये एक सिंपल डायग्राम आपको यहाँ बता के रखा हुआ है। हमने ब्लड को बाहर निकाला, एंटर इनसाइड द डायलिसिंग फ्लूइड या डायलिसिंग यूनिट के अंदर मेरे आ चुके हैं। ये जो चेंबर है मेरे यहाँ पे, इसे हम कहते हैं डायलाइजर, इसे हम कह सकते हैं डायलिसिंग यूनिट। और इसमें आपको मिलेगा आपका फ्लूइड, जिसे हम बोलेंगे एज ए डायलिसिंग यूनिट, सॉरी डायलिसिंग फ्लूइड। अब उस फ्लूइड के अंदर क्या मिलेगा आपको कि आपका जो ब्लड होगा उसका जो इतना भी वेस्ट होगा वो आपका निकल जाएगा यहाँ पे, राइट, दैट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्लड। और उसके बाद जो आपका ब्लड होता है, इट इज बीन ब्रॉट बैक इनटू द बॉडी वाया माय रेडियल वेन। रेडियल वेन के थ्रू इस ब्लड को हम वापस से ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर आप लेके आते हो। तो यही चीज करनी पड़ती है, और ये चीज करने की नौबत तब आती है जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही। जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही होती तो वो टाइम पे दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरटेक 3 times a week। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। इसके बारे में जो एक लिटरेचर है, जो राइटअप है, वो आपके साथ आज शाम को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, सो हीमोडायलिसिस के अंदर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होता है उसका कि मैं आपके साथ एक राइटअप शेयर कर दूंगा, सो आप उसे भी एक बार आप अपने एंड से पढ़ सकते हो। लेकिन वो सब ठीक है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, क्यों इसे यूज किया जा रहा है और इसमें क्या किया जा रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इसमें अगर कोई सवाल रहता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बात आपको मिलेगी होते हुए इन द डायलिसिंग यूनिट के अंदर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग नाउ आफ्टर दिस। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये भी देख लिया कि इसको करा क्यों जाता है, करा कब जाता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट माय टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारा एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब जब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, सो नाउ लेट मी मेक अ पार्टीशन ओवर हियर। एक पार्टीशन हम यहाँ बना लेते हैं एंड लेट्स राइट ओवर हियर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब मैं जब नेफ्रॉन्स के टाइप्स की बात करता हूं तो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना कि नेफ्रॉन के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। आप ये चीज आप जानते हो, आई थिंक वेरी क्लियरली यू नो दैट नेफ्रॉन के अंदर आपको क्या यू विल हैव द glomerulus, PCT, DCT. बिल्कुल सही। सो विल हैव योर ग्लोमेरुलस, उसके अंदर आपका होता है बोमैंस कैप्सूल के अंदर होता, बोमैंस कैप्सूल आपको ग्लोमेरुलस आपको मिल जाएगा। लेट्स से ये है मेरे यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल, राइट। अगर आपको याद हो तो बोमैंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को लिए हम एक टर्म यूज करते थे जिसको हम बोलते थे यहाँ पे एज अ माल्फिजन कॉर्पस। हाँ जी, माल्फिन कॉर्पस भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं रेनल कॉर्पस सेल्स। ठीक है, देन इसके बाद आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे, यू विल गेट टू सी योर पीसीटी। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे पीसीटी, देन यू विल हैव योर लंबा हेनलीस लूप, you'll have a Henle's loop, and then you will have your DCT. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपका collecting duct is a part of a nephron or not? Yes, sir. Yes, sir. क्या नहीं है? Yes, बोलो, Yes, सर sir. पास है। खुशी खुशी बोलो, क्योंकि वो नहीं है। It's not a part of a nephron. ठीक है, collecting duct nephron का पार्ट नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था कि 2-4 नेफ्रॉन के पास एक collecting duct होगा। कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ बताया था ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, will share a single collecting duct. So nephron, like collecting duct is not a part of a nephron. सर आपकी आवाज नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नो सर, अभी आई। आ रही है, अब ठीक है। क्या अब आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो रेनल कॉर्पसेल्स में याद रखना, आप यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है बोमैंस कैप्सूल एंड यू विल हैव द ग्लोमेरुलस इन दैट। ठीक है, अब आपका यहाँ पे लग जाएगा आपका दिस ओवर हियर इज माय पीसीटी, यू नो दैट दिस इज योर पीसीटी ओवर हियर। ये होगा मेरे यहाँ पे डीसीटी, ये सब आप हम पहले भी देख चुके हैं। एंड देन दिस कंप्लीट पोर्शन इज माय हेनलीस लूप, दिस इज गोइंग टू बी योर हेनलीस लूप। अब आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, एक चीज आप क्लियर कट दिमाग में बिठा लो कि जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट मेरा कॉर्टेक्स में मिलेगा। आपको ये बात मालूम है ना कि आपका जो किडनी होता है उसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला।
Yes, Right? sir. Yes, sir. तो ये चीज भी आप यहाँ पे जानते हो काफी क्लियरली, और आपको ये मालूम है दैट व्हेन वी डिवाइड द किडनी यू नो दैट वी क्लियरली नो दैट यू विल बी हैविंग द लाइक मेडुला प्लैट एंड विल हैव द कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, सो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको जो कॉर्टेक्स, समझो ये मेरा इतना एरिया मेरा यहाँ पे कॉर्टेक्स का है, सो अज्यूम कर लो कि दिस इज एरिया ऑफ माय कॉर्टेक्स। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना कि आपका कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। यू विल फाइंड द रेनल कॉर्पसेल्स, पीसीटी एंड डीसीटी। ये तीनों चीजें आपको कॉर्टेक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ये तीनों चीजें आपको कॉर्टेक्स के अंदर ही मिलेगी हमेशा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए ना कि नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी, डीसीटी और रेनल कॉर्पसेल्स कहाँ मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा दे आर ऑलवेज सीन इन द कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर, दे आर ऑलवेज सीन इन द कॉर्टेक्स वाले एरिया में। राइट, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, थोड़ा सा अगर आइडिया दूं, समझो अगर मेरे यहाँ पे नेफ्रॉन है तो ये है मेरा उसका रेनल कॉर्पसेल्स मेरा यहाँ पे है। राइट, देन आई हैव द पीसीटी ओवर हियर, एंड देन हेनरीज लूप क्या करता है, वो थोड़ा जाता है मेडुला के अंदर, इट विल गो इनटू द मेडुला, वो आपका मेडुला के अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं कहता कि वो कॉर्टेक्स में मिलेगा, वो मेडुला तक आपका जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, वो जाता भी है। एंड देन यू अगेन यू विल हैव द डीसीटी ओवर हियर। ठीक है, तो प्लीज याद रखना हमेशा, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, then you have to very clearly know that, you have to very clearly know over here that the part of the nephron which will be in the cortex, that will be your, the part of the nephron which will be in the cortex, that is going to be your this renal corpuscles. You have your renal corpuscles. Just wait a minute, just wait a minute, just give me a minute, people. Oh yeah, I guess the issue has been fixed. ठीक है, alright, तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना. There is one thing you should be very much clear with, right? You will have the renal corpus cells. You have over here, you have a PCT, you have a DCT, and you have a Henry's loop. अब ये सब आपको याद रखना हमेशा that this always will become a part of your PCT, DCT, and renal corpus cells are a part of my cortex. ये cortex में ही मिलेगा आपको, कभी भी ये मेडुला की तरफ आपको ये जाता नहीं है, ये अंदर के साइड आपको नहीं मिलेगा. हाँ, हेनलीस लूप का पार्ट जो होता है वो आपको मेडुला के अंदर जाते हुए मिल जाएगा, बट दिस थ्री थिंग्स विल ऑलवेज बी इन द कॉर्टेक्स. क्या इतनी बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हो? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अगर आपसे लेयर में क्या क्या मिलता है तो ये तीन चीजें याद रखना. रेनल कॉर्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी आर ऑलवेज सीन इन द कॉर्टेक्स. बाकी आपका जो हेनलीस लूप आपका यहाँ पे होता है, दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन द मेडुला वाले पार्ट के अंदर. सो दैट इज वेयर यू विल बी फाइंडिंग इन द मेडुला पार्ट. तो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. राइट, राइट, that should be clear too. Just wait a minute. In lecture, शायद lecture. So that is something you have to know. After this, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. अब होता क्या बेटा यहाँ पे, अच्छा कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है? If you have any question, then please go ahead and ask a question. हाँ जी, मोनिका बताइए. सर मतलब हेनलीस लूप फिर कॉर्टेक्स का पार्ट नहीं, क्योंकि वो कॉर्टेक्स में बता रहा है थोड़ा सा. कॉर्टेक्स में है, राइट, कॉर्टेक्स में है. बट अगर आपसे कोई पूछा कि कौन से पार्ट जो स्पेसिफिकली सिर्फ कॉर्टेक्स में ही मिलते हैं, देन यू विल से इट्स माय पीसीटी, डीसीटी एंड माय रेनल कॉर्पसेल्स. ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो. अगर क्वेश्चन आता है कि आपका मेडुला में क्या क्या मिलता है, तो आप इतना तो जानते हो कि पीसीटी, डीसीटी और रेनल कॉर्पसेल्स तो नहीं मिलेगा मेडुला के अंदर. हाँ, एक सर्टेन पार्ट ऑफ माय हेनलीस लूप कैन बी सीन इन द मेडुला, बट वो तीन चीजें तो मुझे मेडुला में नहीं मिल रही. पता चला मोनिका? यस सर. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी अ नेफ्रॉन ओवर हियर. आप यहाँ पे नेफ्रॉन देख पा रहे हो. अभी नेफ्रॉन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, मेरा मेडुला वाला पार्ट है.
कॉर्टेक्स में आप जानते हो कि आपको क्या क्या मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे हेनलिस लूप है वो आपके मेडुला तक जा रहा है, वो आपके मेडुला तक जा रहा है। आप देख सकते हो कि सर्टेन पार्ट मेरा हेनलिस लूप का कॉर्टेक्स में है, एक सर्टेन पार्ट मेरा है यहाँ पे मेडुला के अंदर, राइट। तो ये जो मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये जो मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है जिसका हेनलिस लूप जा रहा है मेडुला के अंदर, बट एक सर्टेन लेवल तक ही जा रहा है, ज्यादा अंदर तक जा रहा है, एक सर्टेन लेवल तक। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पे, वेट अ मिनट, मेरा जो यहाँ पे हेनलिस लूप है वो यहाँ तक मेरा अंदर तक पहुंच रहा है, राइट। अब एक और आप नेफ्रॉन देखो यहाँ पे, ये नेफ्रॉन देखो। अब यहाँ पे अगर नेफ्रॉन देखते हो आप, तो आप यहाँ पे देखो कि आपका जो हेनलिस लूप है वो कितना अंदर तक जा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एकदम डेप्थ तक पहुंच चुका है, वो एकदम लगे डेप्थ तक पहुंच चुका है यहाँ पे। तो ये दो फर्क, मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है जिसके अंदर आपका हेनलिस लूप जा रहा है मेडुला तक, बट ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा, ज्यादा नीचे तक नहीं जा रहा, ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा रहा। बट यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे नेफ्रॉन है, यहाँ पे मेरा जो हेनलिस लूप होगा ये आपके एकदम डेप्थ तक आपका जार होगा, इट विल बी रीचिंग टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस टू थिंग्स कैन बी सीन वेरी क्लियरली ओवर हियर, राइट। तो इसके बेसिस पे आप इन नेफ्रॉन को डिवाइड करते हो। तो ये जो मेरा नेफ्रॉन है यहाँ पे, ये जो मेरा आपके सामने यहाँ पे नेफ्रॉन है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और आपके किडनी में लगभग होते हैं अराउंड 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही। सो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपके किडनी में आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेनलिस लूप जा रहा है मेडुला तक, बट अप टू सर्टेन लेवल। सो हेनलिस लूप इन मेडुला अप टू सर्टेन लेवल, हेनलिस लूप इन मेडुला अप टू सर्टेन डेप्थ, ये आपका है आपके मेडुला के अप टू सर्टेन डेप्थ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो मेडुला के आसपास, सॉरी आपके जो हेनलिस लूप के आसपास ये जो ब्लड कैपिलरीज, इनका नाम क्या होता है? एफेरेंट आर्टरीज एंड इफेरेंट। नहीं नहीं नहीं, जो आप काफी हद तक सही हो। इफरेंट आर्टरीज जब बाहर निकलती है, सॉरी इफरेंट आर्टरीज जब मेरे बाहर निकलते हैं तो क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर। हाँ जी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बिल्कुल सी बात है। तो याद रखना, सब लोग याद करिए, आपके हेनलिस लूप के आसपास जो आपके यहाँ पे कैपिलरीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, यू कॉल मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कैन बी सीन ऑन द हेनलिस लूप। सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, so peritubular capillaries are being seen surrounding the henlis loop. Capillaries seen nearby the henlis loop, surrounding henlis loop, around henlis loop. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मेरे हेनलिस लूप के आसपास मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये मेरा हो गया यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में याद रखना कि इसका हेनलिस लूप बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा रहा। आपका जो पीसीटी डीसीडी और आपका रेनल कॉर्पस होगा वो तो आपका ऊपर ही रहेगा, दैट विल सीन इन द कॉर्टेक्स ओनली, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करता हूं मेरे इस नेफ्रॉन को, तो इस नेफ्रॉन का मेरा नाम यहाँ पे होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो दिस नेफ्रॉन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जब हम बात करते हैं हमारे जक्स्टा एंड मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, सबसे पहली बात आप यहाँ पे याद रखना दैट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपका हेनलिस लूप आपका नीचे तक जा रहा है, राइट। उसके लिए आप याद रखना, एक और चीज याद रखना उसके पहले, दैट आपके किडनी में यू हैव अराउंड 15% ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। सो ये जो नेफ्रॉन का अमाउंट आपके बॉडी में रहेगा, किडनी में रहेगा, वो रहेगा अराउंड 15%। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनका हेनलिस लूप इतना लंबा है तो इसका फायदा क्या होता होगा? व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर? यहाँ पे वाटर का ज्यादा फिल्ट्रेट होता है, यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल सी बात है। सो हैव अ लॉन्ग हेनलिस लूप, आपका हेनलिस लूप यहाँ पे काफी लेंदी होगा, काफी लॉन्ग होगा। उसका एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो। पता है इसका फायदा क्या होगा? दैट मीन्स यू कैन कंजर्व मोर वाटर एंड यू कैन मेक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि आप यहाँ पे ज्यादा वाटर कंजर्व कर सकते हो और आपका जो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे आपका होगा, आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अगर मैं कोई एनिमल हूँ जो चाहता है कि पानी को कंजर्व किया ना करना चाहिए बहुत ज्यादा,
सो आई शुड बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ऐसा कौन सा एनिमल है आपके हिसाब से Camel? जो, हाँ जी कैमल, क्या क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही बता दिया। कैमल एक ऐसा एनिमल है बेटा जिसके अंदर आपको ऐसे नेफ्रॉन आपको ज्यादा मिल सकते हैं, दे कैन हैव मच मोर हाई नंबर ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि उनके अंदर जितना लंबा हेनरी लूप होता है उतना ही ज्यादा आपको वाटर एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो याद रखना हेनलीज लूप आपको मिलेगा इन द डेप्थ ऑफ द नेफ्रॉन। हेनलीज लूप इज सीन इन द डेप्थ ऑफ द मेडुला। ओके, सो हेनलीज लूप आपको मिलेगा यहाँ पे इन द डेप्थ ऑफ, देखो कितना अंदर तक जा रही है, सो दैट्स व्हाई वी से इट इज सीन इन द डेप्थ ऑफ द मेडुला तक आपको ये मिलेगा देखने के लिए, राइट। बाकी सब चीजें ऊपर ही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका रेनल कॉर्पस सेल्स, पीसीटी, जीसीटी, एवरीथिंग इज इन द कॉर्टेक्स, बट हेनलीज लूप बिल्कुल आपका मेडुला में और वो एकदम नीचे तक आपको यहाँ पे जा रहा है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज याद रखनी है। अब वो एडिशनल चीज समझने के पहले आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आई होप काफी सारे समझ आ रहा है। हाँ बेटा, कौन सा लफा रिपीट करना है? ठीक है, मैं ये, हाँ देखो पहले याद रखना कि आपके पास दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। एक तो हमने देख लिया जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन की खासियत क्या होती है, इसका जो हेनरीज लूप होता है ये आपका बहुत नीचे तक जाता है आपके मेडुला के अंदर। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो हेनरीज लूप आपका यहाँ पे आपके एकदम नीचे तक जा रहा है आपके मेडुला के अंदर। सो यू हैव अ वेरी लॉन्ग हेनरीज लूप, इसका हेनरीज लूप आपके यहाँ पे काफी लॉन्ग होता है। तो हेनरीज लूप लॉन्ग होने का फायदा क्या? इसका फायदा होता है कि जितना लंबा हेनरीज लूप आपका होगा उतना ही ज्यादा आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका किया जाएगा, और जितना ज्यादा आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है उतना ही आप लाइक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना पाओगे। ठीक है, और अगर आप ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हो तो इसका मतलब आप समझे यहाँ पे कि आप ज्यादा पानी बचा पा रहे हो, यू आर एबल टू कंजर्व मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो वही मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, अगर आप देखते हो एक कैमल को, सो कैमल के अंदर आपको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दे विल बी कंजर्विंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे अंदर तो 15% ही है, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो हेनरीज लूप यहाँ पे होता है वो आपका एकदम नीचे तक डेप्थ तक आपका यहाँ पे जा रहा होता है। तो इतनी बात हमने यहाँ पे की है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि आपका जो हेनरीज लूप होगा इसके आसपास जो आपको ब्लड वेसल मिल रही है ये कोई और ब्लड वेसल है। देखो ये जो ब्लड वेसल जो आपको मिल रही है ना आपके हेनरीज लूप के आसपास, दिस ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा। सो आपको ये बात याद रखनी है कि वासा रेक्टा जो ब्लड वेसल्स होती है, वासा रेक्टा, ये जो ब्लड वेसल्स आपके यहाँ पे होती है, ये ब्लड वेसल्स आपको हमेशा मिलेगी नियर बाय द हेनरीज लूप, नियर बाय द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हेनरीज लूप के आसपास। ठीक है, सो वासा रेक्टा आपको मिलेगा हमेशा देखने के लिए इनटू द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए, और कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो अगर आप बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तो वहां पे आपको मिलती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ पे भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, लेकिन वो बाद में बनाती क्या है, एक लॉन्ग ब्लड वेसल जो आपके हेनरीज लूप के साथ साथ नीचे तक जारी होती है, और उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे वासा रेक्टा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वासा रेक्टा मुझे कहाँ मिलेगा, तो आपका आंसर होगा नियर द हेनरीज लूप ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसके आसपास मुझे मिलेगा मेरा वासा रेक्टा। दे आर नथिंग बट माय ब्लड वेसल्स, ये मेरी ब्लड वेसल्स ही है, बट बस उनमें खासियत क्या है कि वो जा रही है अप टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, राइट। देखो एकदम रेनल पेल्विस तक ये पहुंच गई ब्लड वेसल, सो दे आर कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बताइए बेटा बताइए, कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं है सवाल? ठीक है, सो दीज आर माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आपने यहाँ पे दो नेफ्रॉन मेरे यहाँ पे देख लिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम समझते हैं हमारे यहाँ पे एक नया टॉपिक, दैट इज माय काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। So now let's try to understand what is my counter current mechanism, जो बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर। So you have a counter current mechanism. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो चीजें बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं यहाँ पे लेट्स से वी विल मेक माय हेनरीज लूप। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आप इमेजिन करना कि मैं आपको समझा रहा हूँ आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझा रहा हूँ। तो चलिए हम इसे देखते हैं फिर यहाँ पे क्या होगा। सो अज्यूम करते हैं हियर आई हैव माय हेनरीज लूप, समझिए ये है मेरा यहाँ पे हेनरीज लूप, दिस इज माय हेनरीज लूप। ठीक है, सो यू हैव यहाँ से नीचे आ रहा है आपका फिल्ट्रेट, और यहाँ से मेरा फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है।
ठीक है. So now you know this part is my descending part और जो right side वाला part है मेरा यहाँ पे that's my ascending part and this is my Henle's loop. मैं यहाँ पे mention करता हूँ this is my Henle's loop. मेरा यहाँ पे Henle's loop. This is your Henle's loop. ठीक है. अब Henle's loop के आसपास आपको यहाँ पे आपको मिलेगा वासा रेक्टा भी होगा. So nearby the Henle's loop you will also have the vasa recta. So you can see यहाँ पे भी आपको पिक्चर में यहाँ पे बना के दिया हुआ है. So you will also have a vasa recta nearby the Henle's loop. ये सब ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. तो चलो हम यहाँ पे इसे बना लेते हैं vasa recta को. So let's make a vasa recta also. So इसके आसपास से हमने बना दिया हमारे यहाँ पे vasa recta भी. अब vasa recta आपकी एक ब्लड वेसल है. vasa recta आपकी ब्लड वेसल है और अगर ये मेरी ब्लड वेसल है यहाँ पे तो समझ जाना इसके अंदर क्या होगा, इसमें ब्लड ही होगा. ठीक है, इसके अंदर जो आपका फ्लो कर रहा होगा आपके यहाँ पे ब्लड होगा. सो वासा रेक्टा इज अ ब्लड वेसल. इसमें जो आपका फ्लो कर रहा होगा आपके यहाँ पे ब्लड होगा. ठीक है, तो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे. लाइक यहाँ पे इसका डिसेंडिंग पार्ट और यहाँ इसका यहाँ पे असेंडिंग वाला पार्ट है. राइट. सो याद रखना दिस इज माय वासा रेक्टा. ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया यहाँ पे दिस इज योर वासा रेक्टा. अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर करंट का मतलब क्या होता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे हेनली's लूप के अंदर तो आपका एक ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है. सॉरी इट्स नॉट ब्लड, इट्स अ फिल्ट्रेट. आपका जो फिल्ट्रेट है आपका यहाँ पे ये फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से आपका फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ना कि आपके यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है दिस फिल्ट्रेट इज कमिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे. राइट. और यहाँ पे आपका जो फिल्ट्रेट है वो आपके यहाँ पे ऊपर के साइड पे जा रहा है. तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे काउंटर करंट. उसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म या उसको हम बोलते हैं यहाँ पे काउंटर करंट. जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है दोनों साइड से. सो यू कैन कॉल इट एज अ काउंटर करंट. सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ये है मेरा यहाँ पे वासा रेक्टा. तो वासा रेक्टा में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे भी आपका ब्लड नीचे के साइड पे आ रहा है. यहाँ पे इट इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. राइट. और यहाँ से मेरा जो ब्लड होगा इट इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन. ये मेरा यहाँ पे जा रहा है इन द अपर डायरेक्शन के अंदर. तो यहाँ पे भी आपका क्रिएट हो रहा है एक काउंटर करंट. सो यहाँ पे भी आपका एक काउंटर करंट आपका यहाँ पे क्रिएट होगा. सो दिस विल आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग द काउंटर करंट. सो व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड और एनी काइंड ऑफ फिल्ट्रेट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट कैन बी कॉल्ड एज माय काउंटर करंट. उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ काउंटर करंट. तो क्या काउंटर करंट क्या होता है वो समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काउंटर करंट. अब मैं ये वासा रेक्टा को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ. इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे वो जगह चाहिए. सो लेट्स से दिस इज माय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको वीसीएल करके लिखता हूँ. राइट. वासा रेक्टा. आई जस्ट राइट वीआर वासा रेक्टा. ओके. अब ये तो हमने देख लिया. इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है. ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे ये मेडुला का एरिया है. आप इतनी बात तो समझ सकते हो कि ये जो मेरा हेनली's लूप है और मेरा वासा रेक्टा जो है यहाँ पे दे आर विद इन द मेडुला. जो मेडुला वाले पार्ट के अंदर ही होंगे ना सबके सब एकदम डेप्थ तक जाते हैं लोग. तो दिस इज द मेडुला वाला एरिया हो गया मेरा यहाँ पे. ये तो मेडुला वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलता है फ्लूइड. जो मेडुला वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दिस एरिया ऑफ मेडुला विल बी हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ फ्लूइड. तो यहाँ पे आपको एक टाइप का आपको फ्लूइड मिलता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ये जो फ्लूइड आपको यहाँ मिलेगा इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो आपको फ्लूइड मिलेगा यहाँ पे दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दिस फ्लूइड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड. याद रखना ये जो मेरा नेफ्रॉन, ये जो मेरा हेनली's लूप है, ये जो मेरा वासा रेक्टा, इसके आसपास जो मुझे यहाँ पे फ्लूइड मिलेगा दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड. राइट. अब फ्लूइड की यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे जैसे आप फ्लूइड में डेप्थ तक जाते हो, जैसे आप ऊपर से नीचे तक जाते हो तो आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ने लगती है. तो ऊपर वाले एरिया में आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होगी 300, फिर यहाँ पे आपकी होगी, अज्यूम कर लो कि आपकी यहाँ पे रहेगी 600, देन आपकी यहाँ पे होगी अराउंड लाइक 900, देन आपकी यहाँ पे होगी अराउंड 1200. तो जितना आप नीचे तक जाओगे उतनी आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. द मोर यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड उतनी आपकी यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है. तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लो. राइट. जितना आप नीचे तक जाओगे उतनी आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी. तो इतनी चीज आपको याद रखनी कि आसपास का जो मेरा फ्लूइड है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी जितना आप नीचे जाओगे तब तक. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, सिंपल सा रूल आपका ये होता है दैट रूल ऐसा होता है सिंपल सा, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर, ये आपने देखा होगा दैट मूवमेंट ऑफ वाटर will always happen from higher to lower concentration, will always happen from high to low concentration। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दूं, मेरा यहाँ पे समझिए एक टब है, ये टब है, इसको मैंने बीच में रखा हुआ, मैंने यहाँ पे मेरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने बीच में लगा दी है, मेरी यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और टब के दोनों साइड पे मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, राइट। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये है मेरा ए वाला पार्ट, ये है मेरा बी वाला पार्ट। ए के अंदर मैंने डाला मेरा यहाँ पे 500 ml पानी, राइट। ए के अंदर मैंने यहाँ पे डाला मेरा 500 ml पानी, राइट। आई हैव एडेड ओवर हियर 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और बी में भी मैंने डाला मेरे यहाँ पे 500 ml ऑफ वाटर। तो अभी तो मेरा पानी इक्वल है दोनों साइड पे, तो कोई मूवमेंट होगा पानी का इधर से उधर या उधर से इधर, होगा या नहीं होगा? नो सर, नो सर, कुछ नो नहीं, सर। इक्वल पानी है, ठीक है। अब ये जो ए वाला जो मेरा यहाँ पे पार्ट है, जो मेरा ए वाला जो यहाँ पे मेरा पार्ट है, इसमें मैं डालता हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, इसके अंदर मैं डालता हूँ सॉल्ट, इसमें मैं डालता हूँ, समझ लो इसमें मैं डालता हूँ, मैं आ रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्ट। सो 100 ग्राम मैं इसके अंदर डालूंगा, मैंने यहाँ पे NaCl मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे मैंने 100 ग्राम यहाँ पे NaCl डाल दिया, तो याद रखना यहाँ पे पानी का अमाउंट थोड़ा सा हो गया कम। यहाँ पे जैसे मैंने सॉल्ट डाल दिया तो क्या होता है, फिर आप पानी का अमाउंट जो यहाँ पे होगा, क्योंकि पानी क्या होगा ना, वो सॉल्ट को डिसॉल्व करने में लग जाएगा, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे हो जाएंगे कम। और जैसे ही मेरे यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे कम हो गए ए वाले सेक्शन के अंदर, तो पता है क्या होगा, मेरा पानी मूव करेगा बी से ए की तरफ। बी में तो ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, ए में तो थोड़े कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि सबने मिक्स हो गए, सॉल्ट के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हो गए उसे डिसॉल्व करने के लिए। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सो वाटर आपका यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना चालू करेगा, ठीक है। अब याद रखना जहां पे मैंने सॉल्ट डाल के रखा हुआ है उसको मैं कह सकता हूँ एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां पे मैंने पानी के अंदर सॉल्ट डाल के रखा हुआ है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। और जहां पे मेरा सिर्फ पानी है और सॉल्ट, हाँ जी, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई विल कॉल इट एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो याद रखना ये दो चीजें रखना, यू हैव अ हाइपोटोनिक एंड यू हैव अ हाइपोटोनिक टर्म, राइट। तो इतना समझ लो कि जहां पे पानी है और सॉल्यूट्स कम है उसे हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक, और इसको हम बोल सकते हैं हाइपर, यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है। अच्छा आप एक बात सोचो, अगर मैं बी वाले एरिया के अंदर सॉल्ट डालता हूँ थोड़ा सा, अगर बी वाले पार्ट के अंदर मैं डालता हूँ अराउंड लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अराउंड 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सो अगर मैं 10 ग्राम NaCl यहाँ पे डालता हूँ तब भी ये मेरा हाइपोटोनिक ही रहेगा, क्योंकि सॉल्ट अभी भी इसमें कम है ना, कंपैरेटिवली सॉल्ट इसमें कम है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इट्स अ वेरी बेसिक केमिस्ट्री ऑफ वाटर। क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज हाइपो, ये बात याद रखना कि जहाँ पे पानी ज्यादा है सॉल्ट कम या सॉल्यूट कम है वो मेरा हाइपो है, जहाँ पे पानी है और सॉल्ट ज्यादा दैट इज माय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सो यू कैन सी यहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ रही है, राइट। यहाँ पे यू हैव अ वेरी हाई, लाइक नीचे तक ऑस्मोलैरिटी आपकी बढ़ रही होती है यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस याद रखना है कि आपका यहाँ पे हुआ क्या करता था। यू नो दैट कि मेरा जो डिसेंडिंग पार्ट है मेरा हेनलीज लूप का, यहाँ से क्या निकलता है, व्हाट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया? वाटर। हाँ जी, यहाँ से मेरा आएगा वाटर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मेरा वाटर निकल करेगा। सो यस यू विल फाइंड द वाटर विल कम आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग पार्ट। तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो आपका पानी क्यों निकल रहा है। आपका पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि आसपास का जो एरिया है ना इंटरस्टेशियल फ्लूइड का, उसके अंदर आपका ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी इन द इंटरस्टिशियल एरिया, एंड उसकी वजह से आपका यहाँ से पानी निकलता रहेगा। जैसे आप डिसेंडिंग पार्ट में जाओगे आपका यहाँ पे पानी निकलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो डिसेंडिंग लूप होता है वो आपका परमेबल भी होता है, इट इज परमेबल टू वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे आप नीचे जाते हो तो आपका पानी निकलता रहेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आसपास के एरिया में सॉल्ट ज्यादा है। आप ये बात मेरी समझ रहे हो ना कि जैसे आप नीचे तक जाओगे तो आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ रही है, दैट मींस व्हाट, कि मेरे सॉल्यूट का अमाउंट वहां पे ज्यादा रहेगा और इसलिए मेरा यहाँ से पानी निकलता रहेगा। क्या ये वाली बात आप सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। अब वही चीज आप यहाँ पे देखो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट में आने के बाद क्या होता है कि ये परमेबल नहीं होता मेरे वाटर के लिए, इट इज नॉट परमेबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी नॉट परमेबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स।
तो आप यहाँ पे देखोगे दैट इट यहाँ तक आपका ऑस्मोलैरिटी समझो आपका यहाँ पे 1200 मिलीऑस्मोल से आपको पहुंच गया, अंदर वाला फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी आपका चेंज हो चुका है। अब जैसे वो इस डायरेक्शन में आपका आता है तो सॉल्यूट्स यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्ट्स ज्यादा है, और बाहर के साइड में कंपैरेटिवली सॉल्ट्स मेरे कम होते हैं कंपैरेटिवली, तो यहाँ से क्या होगा मेरा NaCl निकलना चालू, NaCl. हाँ जी NaCl मेरे यहाँ से निकलना चालू करेगा। सो विल फाइंड NaCl विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया, और ये NaCl मेरा निकल के मेरा इकट्ठा होता है मेरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। सो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे व्हाट विल हैपन, NaCl आपका निकल के बाहर आ रहा है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, राइट। NaCl क्यों निकल के आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे असेंडिंग एरिया में आप मूव करते हो तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट का अमाउंट जैसे आप ऊपर जाओगे थोड़ा कम होगा, राइट। तो ज्यादा से कम की तरफ सॉल्ट्स आपके मूव करेंगे। आपका NaCl जो यहाँ पे है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, बाहर थोड़ा कम है, सो व्हाट विल हैपन, द NaCl विल मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट आपके हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, इसलिए आपका बाहर के साइड पे सॉल्ट इकट्ठा होना चालू होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे आपको दिख जाती है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, Yes, sir. हाँ जी, अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि यू हैव योर वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा को आप यहाँ पे देखोगे तो वासा रेक्टा भी आप यहाँ पे इट विल आल्सो हैव अ डिसेंडिंग पार्ट, सो दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, और ये मेरा यहाँ पे असेंडिंग वाला पार्ट, दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय वासा रेक्टा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब आपको मैं इस पिक्चर में से बताता हूँ। सो अब अगर आप इस वासा रेक्टा को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट के अंदर आपका NaCl अंदर जा रहा होता है। सो व्हाट विल हैपन, NaCl जो यहाँ पे होता है, वेट अ मिनट, आप देख नहीं पाओगे अभी, NaCl आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि NaCl आपका यहाँ पे एंटर करेगा डिसेंडिंग पार्ट के अंदर ऑफ अ वासा रेक्टा, ठीक है, और आपका पानी यहाँ से निकलेगा। सो वाटर विल कम आउट ओवर हियर, ठीक है, द वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। वाटर विल कम आउट एंड द NaCl विल कीप ऑन एंटरिंग ओवर हियर। सो NaCl आप यहाँ पे एंटर कर रहा है और आपका वाटर यहाँ से आपका बाहर निकल जाए। तो अगर आपका यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो आप समझ सकते हो कि आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो अगेन यू विल फाइंड द ऑस्मोलैरिटी चेंज बढ़ेगी ना आपके यहाँ पे। स्टार्टिंग में 300 थी, जैसे आपने नीचे जाना चालू किया तो यहाँ से क्या निकला, वाटर निकलना यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से Sir, water NaCl. वाटर यहाँ से निकलेगा, NaCl यहाँ पे अंदर जाएगा, Yes, sir. NaCl आपका यहाँ पे अंदर जाता है। सो यहाँ पे आपका NaCl आपका यहाँ पे अंदर जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा। तो जब आपका NaCl यहाँ पे अंदर जा रहा है और वाटर बाहर निकल जाए, देन व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली कि आपकी यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी आपके यहाँ पे चेंज होगी, 603 900 होगी, एंड देन अल्टीमेटली आपके यहाँ पे हो जाएगी इतनी, आपके यहाँ पे अराउंड 1200 जितनी, राइट। तो यहाँ पे आपकी ऑस्मोलैरिटी किसकी चेंज हो रही है, आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। सो विल फाइंड कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी चेंज होने लगती है, दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग। सो जैसे आप अंदर तक जाने लगते हो, नीचे तक जाने लगते हो, तो NaCl विल जस्ट कीप ऑन एंटरिंग इनसाइड द फिल्ट्रेट, राइट। लेकिन ये NaCl आपका यहाँ पे अंदर आएगा, लेकिन ये बाहर भी निकल आ जाएगा। याद रखना, ये डिसेंडिंग लूप में आपका NaCl अंदर आ चुका है, और जब ये असेंडिंग पार्ट में मेरा आता है, जब मेरा वासा रेक्टा असेंडिंग पार्ट में आएगा तो यहाँ से मेरा NaCl बाहर निकलने लगता है। सो NaCl विल स्टार्ट कमिंग आउट। जैसे आप असेंडिंग पार्ट कर पाते हो तो यहाँ पे मेरा NaCl मेरा यहाँ पे बाहर निकलने लगता है। सो व्हाई इट इज कमिंग आउट, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, और जैसे ये ऊपर बढ़ता है सो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द NaCl। तो याद रखना कि NaCl अल्टीमेटली क्या होगा पता है, वो आपका इकट्ठा होगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। आपका मेजर NaCl जो आपका यहाँ पे रहेगा, इट विल सीन इन माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और आपका जो पानी होगा वाटर को आप यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर लोगे। वाटर जो आपका यहाँ पे होगा वो आपको वापस से आ जाएगा इनटू योर असेंडिंग पार्ट। सो असेंडिंग पार्ट के अंदर आपका यहाँ पे पानी का रीएब्सॉर्प्शन आप यहाँ पे कर लेते हो। क्या ये वाली बात आपका सबको यहाँ पे समझ आ रही है, क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो आप Sir. यहाँ Yes, sir. यहाँ समझ जा रहा तो आप इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, अगर वो समझ जा रहा तो वासा रेक्टा के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप नीचे जा रहे हो तो आप यहाँ पे NaCl आपका एंटर करेगा और पानी आपके यहाँ पे बाहर निकल जाए। सो फाइंडिंग वाटर इज गेटिंग कमिंग आउट ओवर हियर, राइट। तो जब मेरा NaCl अंदर जाएगा और पानी बाहर निकलेगा, राइट, तो क्या होगा अल्टीमेटली मेरा ऑस्मोलैरिटी देखो क्या होगा, 1200 इतना हो गया मेरा ऑस्मोलैरिटी। अब जैसे ही आप असेंडिंग वाले पार्ट के अंदर आए तो अब यहाँ पे क्या होता है, यू विल फाइंड कि इसके अंदर मेरा पानी एंटर करेगा। यू विल फाइंड द वाटर विल एंटर, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट इन दिस यू विल फाइंड द वाटर विल एंटर इनसाइड ओवर हियर। तो आपका यहाँ से पानी अंदर एंटर करेगा। सो नाउ यू विल फाइंड द वाटर आपका यहाँ पे अंदर एंटर करेगा, और जैसे से आपका पानी यहाँ पे एंटर करेगा, एक तो ये चीज होगी और उसके साथ आपका NaCl यहाँ से आपका बाहर निकलने लगेगा। यू विल फाइंड द NaCl विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो असेंडिंग पार्ट में आने के बाद NaCl बाहर निकलने लगता है वहां से। अल्टीमेटली याद रखना कि आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, आपको वहाँ पे 3 चीजें मिलती है, आई वुड से 2 चीजें आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एक तो आपका यहाँ पे लगेगा NaCl, एक अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे NaCl, और उसके साथ आपको मिलता है एक स्मॉल अमाउंट में यूरिया, एक स्मॉल अमाउंट में आपको यहाँ पे यूरिया भी देखने के लिए आपको मिलेगा। सो विल हैव अ स्मॉल अमाउंट में यूरिया, गुड अमाउंट में आपको NaCl आपको मिलता है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। और ये बात याद रखना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपकी जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे है ये आप मेंटेन क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द NaCl एंड द यूरिया। इसके वजह से ही आप अपनी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आप मेंटेन कर पाते हो। और यही चीज आपकी हो रही होती है ना। देखो एक चीज याद रखना कि जब आपका यहाँ पे काउंटर करंट हो रहा है, इसका पता है फायदा क्या है? अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इसकी वजह से आप बना सकते हो अपनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दिस ऑल इज बीन डन टू मेक माई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये बात रखना कि आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म का फायदा यहाँ पे रहेगा, दैट इट इज बीन यूज्ड टू मेक द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में ये आपकी मदद करता है। सो बेसिकली अगर आपसे कभी सवाल आता है या स्टेटमेंट आते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड या काउंटर करंट मैकेनिज्म का एडवांटेज क्या होता है, तो आपको याद रखना है इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ फॉर्मेशन ऑफ माय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये बनाने में आपके यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंडिंग, दिस इज हाउ यू फाइंड कि आपको वाटर कंजर्व किया जाएगा। और जो भी आपने पानी यहाँ पे बचाया, अब याद रखना जो भी आपने पानी यहाँ पे निकाला था वो आपने पानी को वापस से किस में डाल दिया, वासा रेक्टा के अंदर। अगर एक बार मेरा पानी वासा रेक्टा में आ गया तो याद रखना यही पानी आपको वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे पानी निकाला ना, वो पानी आपका आ जाएगा वासा रेक्टा के अंदर और वही वासा रेक्टा वापस सर्कुलेशन के अंदर पानी को लेके आ जाएगा, राइट। और जो NaCl था वो तो आप यहाँ पे मेंटेन करते हो, NaCl तो आप यहाँ पे मेंटेन करोगे ताकि NaCl अगर आपको यहाँ पे मेंटेन रहेगा तभी तो आप पानी बाहर निकाल पाओगे। अगर आपने यहाँ पे NaCl को हटा दिया ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, देन योर वाटर इज नॉट गोइंग टू कम आउट। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज बीन फॉर्म्ड। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये है मेरा यहाँ पे ये जो राइट साइड पे जो मैंने यहाँ पे बना दैट इज माय कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है ना यहाँ पे दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है मेरा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। अब जो कलेक्टिंग डक्ट मेरा यहाँ पे है, याद रखना इसमें से क्या क्या निकल रहा है। इसमें से पानी निकल रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो आप जानते हो विद द हेल्प ऑफ द ADH वो रीअब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, राइट। उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी निकल रहा है। पता है मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये कि कलेक्टिंग Yes, डक्ट sir. एक स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी आपका निकलता है। तो याद रखना ये यूरिया क्यों निकला जाता है, सो दैट यू कैन मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो पूरा जो एरिया है ना इसके अंदर आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है आपको एक सॉल्ट का, और वो मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा यूरिया बाहर निकालते हो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसे यूरिया बाहर निकालेंगे तो यूरिया का अमाउंट हमें बढ़ जाएगा, वी विल हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिया इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वो कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है अगर ज्यादा यूरिया हो गया तो होता क्या है आप यूरिया को यहाँ पे बाहर निकालते हो, बट इस यूरिया को आप वापस से लेके आते हो आपके असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप के अंदर। ये बात याद रख लो, ये जो यूरिया आपने यहाँ से बाहर निकाला है इस यूरिया को आप वापस लेके आओगे आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर आप डाल सकते हो। सो असेंडिंग पार्ट के अंदर यूरिया को वापस डाल दिया जाता है और इस तरीके से उसे सर्कुलेट किया जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर हम यूरिया रोज निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो भी आप यूरिया निकालते हो उस यूरिया को आप वापस लेके आते हो आपके सर्कुलेशन के अंदर, यू ऑल्सो ब्रिंग देम बैक इनटू द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीज लूप। तो यहाँ पे यूरिया एक लेवल तक रहता है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और जितना लेवल आप चाहते हो मेंटेन करना उतना वहां पे रहेगा जिसके थ्रू आप पानी को आप बाहर निकाल सको। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बात आप यहाँ पे हमेशा ऐड रखना। क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एंड प्लीज एक बार मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप घर जाके इसको खुद से एक बार पढ़िए। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी का जो आपका दिया हुआ है 7-8 लाइन देख रखी है उन लोगों ने, उसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछा कि इसका फायदा क्या होता है, देन यू हैव टू टेल देम इट इज बीन यूज्ड टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ वासा रेक्टा की तो आप समझ जाओ, अगर मैं वासा रेक्टा की बात कर रहा हूँ सो दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, हम इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे दैट इज माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसकी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दैट इज माय काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इस तरीके से आप अपना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आप यहाँ पे अपना बना सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ो ध्यान से, समझो, और याद रखना यूरिया को हम निकाल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट में से, लेकिन उसे हम वापस भेज देंगे इसके अंदर। सो जो भी मैं यूरिया निकालूंगा दैट यूरिया
will be sent into the ascending part of my Henle. So ये प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नहीं आया, स्टेटमेंट आ चुका है. सो यूरिया को हम लेके आते हैं इन द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनली लूप, राइट. अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी है, और बाकी आप जब पढ़ोगे खुद से तो आपको और इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप में यहाँ पे होगी. ये पढ़ के आना कल अच्छे से, राइट. यू हैव टू रीड दिस थिंग थॉरली ओवर हियर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, लाइक इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बट इसके ऊपर बेस का भी क्वेश्चन आता है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. अब कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हम क्या करेंगे, कल मैं आपको 2-4 टर्म्स सिखाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू कपल ऑफ टर्म्स इन दिस चैप्टर, एंड देन उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. और इसके अंदर के पीवाईक्यू काफी अच्छे लेवल की पीवाईक्यू आपको मिल जाती है इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर में से बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेटेड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स बन के आती है. तो इतना पढ़ के आओ अच्छे से, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ के आओ सही तरीके से, एंड देन वी कैन हैव अ लुक एट दिस थिंग अगेन लेटर इन द टुमारो, राइट. तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है. अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही देन पूछ लो. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. बताइए अगर आपको कोई सवाल यहाँ पे आ रहा है देन बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा ना, उसमें भी जब यूरिया जो होगा मतलब स्मॉल अमाउंट में निकलेगा, बट उसके पास तो वैसा रखता नहीं है, फिर उसमें नहीं मतलब नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम निकलेगा, उसमें नहीं निकलेगा बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ना, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखते हो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, वेट वन मैं आपको इसे वापस दिखा देता हूँ. अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे मेरे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है यहाँ पे, राइट. अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करता हूँ, अज्यूम करते कि मेरे यहाँ पे यूरिया निकलता है, राइट. अगर मेरे यहाँ पे यूरिया निकलता भी है एक स्मॉल अमाउंट में, उतना नहीं निकलेगा जितना आपको वहां पे निकालना है. तो यहाँ से अगर मेरा यूरिया निकलता भी है मोनिका, तभी पता है इसमें दिक्कत कोई नहीं आएगी. पता है क्यों? क्योंकि ये यूरिया वापस आ सकता है असेंडिंग पार्ट के अंदर. वो असेंडिंग हेनली लूप में जा रहा है, वो रेक्टा में नहीं जा रहा, वासरेक्टा में जा रहा है. इट इज गेटिंग इन द असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनली लूप. मोनिका समझ आ रहा है? यस सर. तो यूरिया निकलता भी अगर मेरा यहाँ से है, which will come out in a small amount to maintain the interstitial fluid over there, वो स्मॉल अमाउंट में निकल सकता है बिल्कुल यहाँ पे. बट वो यूरिया निकलने के बाद वापस आपका आता है असेंडिंग हेनली लूप के अंदर, जैसे यहाँ पे आ रहा था. तो यहाँ पे भी याद रखना कि जो मेरे यहाँ पे यूरिया निकल के आ रहा था, इट वॉज गेटिंग इनसाइड द असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनली लूप, नॉट द वासा रेक्टा. ठीक है, तो ये तो आपको हमेशा देगा हेनली लूप आसपास, हमेशा असेंडिंग वाला पार्ट, उसके अंदर आके इट विल अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ माय फिल्ट्रेट वाले सर्कुलेशन में वो आ जाएगा. ठीक है. So yeah, that is something we have done. So already any other questions you have? और किसी के कोई questions हैं यहाँ पे? Nothing. ठीक है बेटा, कल पढ़ के आना, कल हमने PYQ सॉल्व करने. कल के PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, because you will get to know that why we are like focusing so much on the PYQ, because PYQ बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे बन के आते हैं. तो कल चैप्टर जितना कवर हो सके पढ़ के आना अपने एंड से, एनसीईआरटी पढ़ के आना, ताकि हम PYQ सॉल्व कर पाए. कुछ एडिशनल टर्म्स आपको सिखाने, वो मैं आपको सिखा पाऊंगा, एंड देन उसके आगे हम लोग फिर देखेंगे क्या करना है. ठीक है. So alright then, this is what we have done आज के क्लास में. We have done the counter current mechanism, और हमने देखे हमारे यहाँ पे 2 टाइप के नेफ्रॉन. अब मुझे फटाफट बता दो कि आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेलरी नेफ्रॉन में से कौन से नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी, डीसीटी और रेनल कॉर्पस्कल्स मुझे मिलेंगे आपके कॉर्टेक्स के अंदर? बताइए. सवाल सभी के अंदर. राइट, सभी के अंदर, दोनों के अंदर बेटा, दोनों के अंदर. इन बोथ ऑफ देम. Right, so even I'll find my cortical nephron, I'll get to see, I mean you will have your cortical nephron हो या आपका juxtamedullary nephron हो, दोनों के अंदर आपको ये 3 चीजें आपको कॉर्टेक्स में ही मिलेंगी. You will find them in both of them, right? मुझे